नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। आज मैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ऐसे डायबिटीज के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी मैंने ये टॉपिक लिया है एक चीज़ समझाने के लिए, बताने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि डायबिटीज के शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उन कॉम्प्लिकेशन से हमको ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोग जानकारी काफ़ी अच्छी होगी, अच्छे समझते भी होंगे, परंतु फिर भी हम ये देख रहे हैं कि डायबिटिक रेगुलर ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए लोग अलग अलग प्रकार का इलाज करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाएँ लेते हैं। कोई एलोपैथिक दवा करता है, कोई आयुर्वेदिक करता है, कोई होम्योपैथिक करता है, कोई नेचुरोपैथी करता है, कोई योगा करता है। इस प्रकार से कई घरेलू उपचार भी करते हैं और इलाज करने की कोशिश करते हैं। परंतु ये देखने में आया है कि बार बार लोग दवाएं बदलते रहते हैं, बार बार दवाइयाँ लेते रहते हैं, बार बार नई नई एडवाइस लेकर के अपने डायबिटीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी डायबिटीज उनकी ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाती है और वो बदलती रहती है। ये जो बार बार डायबिटीज आपके शरीर में ज़्यादा कम होती रहती है, ज़्यादा मात्रा रहती है, तो शरीर में कॉम्प्लिकेशन बराबर बने रहते हैं। तो शरीर में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ को एक कंट्रोल में रखें, उसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ने न दें, उसको नॉर्मल रेंज में भी आप रखने की कोशिश करें, तो कॉम्प्लिकेशन की मात्राएँ आपको कम हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है ये मेरे को बताना है, ये आपको समझाना है कि क्या करें आप, जिससे कि ये आपकी डायबिटीज की मात्रा शरीर में बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे रहे, ये रोजाना ज़्यादा मात्रा में न जाए और शरीर में कॉम्प्लिकेशन ना हो। कोई भी पद्धति की आप दवा लें, परंतु उसमें आपको ध्यान रखना है कि दवा की मात्रा कितनी लेनी है और किस प्रकार से दवा की मात्रा लेनी है, उसको हमको कंट्रोल करना है। इसके लिए आप घर में ही सारा इंतजाम कर सकते हैं। एक ग्लूकोमीटर आप अगर घर में खरीद लें और उससे अपना ब्लड शुगर चेक करें कि मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, मेरे खाने के बाद ब्लड शुगर कितना है और किस दवा को लेने से, कितनी मात्रा में खाने से ये कितना मेरा ब्लड शुगर रहता है। अगर आप चेक करें और उसको आप अपनी एक डायरी में लिखें कि मैंने ये खाया था और ये मेरा ब्लड शुगर की मात्रा थी, ये दवाएँ मैंने इतनी मात्रा में खाई थी, तारीख वाइज नोट करेंगे तो आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि कौन सी दवा खाने से, कितनी मात्रा में दवा खाने से, कौन सी चीज़ें खाने से मेरा डायबिटीज का लेवल कितना रहा। इसके लिए शुरू से में तो आपको जल्दी करके देखना पड़ेगा, परंतु बाद में ये आप 10 दिन में, 15 दिन में इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका एक रूटीन फिक्स हो जाएगा। परंतु दवाओं का जो तरीका है आपको बार बार नहीं बदलना है कि आज एलोपैथिक लेते हैं, कल होम्योपैथिक लेंगे और कुछ दवाएँ आप लेंगे, तो वो उचित नहीं होता है। तो इसमें जो भी पैथी आप उपयोग करें, उसमें यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे। मैं इसके लिए आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो जरूरी है कि आपकी डेली रूटीन क्या है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के अंदर। अगर आपका डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, संभावना है कि वो लेवल हमेशा बना रहे। डेली रूटीन में क्या क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शुगर की मात्रा लेते हैं, कितना आप सैचुरेटेड फैटी एसिड खाते हैं, ये बहुत डिपेंडेंट कर देता है कि डायबिटीज कितनी बढ़ेगी। ज़्यादा शुगर खाएंगे तो डायबिटीज ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा फैट खाएंगे तो डायबिटीज ज़्यादा बढ़ जाएगी। परंतु इसको रोकने के लिए आपको ये न्यूट्रिशन का कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर कभी कभी आपको लगता है कि यार उनको ये मीठा खाना जरूरी हो रहा है, तो अगर आप मीठा खाते हैं तो दूसरी चीज़ की मात्रा आप कम कर दें। जब आप आलू खा रहे हैं तो चावल बिल्कुल ना खाएं, जरा चावल खा रहे हैं तो आलू ना खाएं। इस प्रकार की चीज़ें आप अपने आप परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन के अलावा, वो आपका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपका मोबाइल रहना बहुत जरूरी है, स्टेशनरी नहीं रहना, बैठे बैठे काम ना करना, ये शरीर के डायबिटीज के लिए सही नहीं होता है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशंस। आपके इमोशन को कंट्रोल में रखना, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना, अपने टेंशन को कम रखना जरूरी बहुत होता है, क्योंकि टेंशन होने से भी डायबिटीज आपका बढ़ जाता है। इमोशन डिस्टर्ब होते हैं तो डायबिटीज भी डिस्टर्ब होती है। और चौथा होता है आपकी स्लीप, नींद का बहुत अच्छी तरह आना। ये चारों फैक्टर अगर आप ढंग से रखेंगे
तो संभावना होती है दवाइयों के साथ आप इनको सिस्टम को बनाए रखें, अपने डेली रूटीन को बनाए रखें, इनको एक डायरी में मेंशन करते रहे कितनी मात्रा में आपने दवाई खाई थी, कितनी इंसुलिन आपकी है, और उसको एक लेवल पे आप हमेशा रखने की कोशिश करेंगे तो संभावनाएं बनती है कि वो भविष्य में आपके कॉम्प्लिकेशन होने को रोक लें। मैं आपको इस चीज़ के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये बताना चाहूँ डायबिटीज में क्या क्या होता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपकी ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उस डिस्टर्ब होने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है। डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन की मात्रा सही भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, परंतु जो सेल आपके शरीर के होते हैं वो इंसुलिन का इफेक्ट को पूरा नहीं होने देते हैं और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ये अधिकतर प्रेग्नेंट फीमेल्स को होती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। उस समय हार्मोनल का डिस्टर्बेंस होने से ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार की हो सकती है। तो परंतु अगर आप चीज़ें जो मैंने बताया है कि आप रूटीन डाइट नॉर्मल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इमोशन को सही रखते हैं, स्लीप अच्छा करते हैं, तो संभावना होता है अंदर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज ना हो। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। डायबिटीज 1 जो होती है वो हेरिडिटरी भी हो सकती है, कंजेनिटल हो सकती है, और बाद में भी डेवलप हो सकती है। इसके अंदर हमारे शरीर में पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, जो बीटा सेल्स को इंसुलिन को सीक्रेट करती है। किसी कारण से अगर बीटा सेल्स शरीर में कम हो जाते हैं तो वो हमारी डायबिटीज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जिसमें पेंक्रियाज कोई बीमारी हो, चाहे पेंक्रियाटाइटिस हो, चाहे उसका कार्सिनोमा हो, चाहे अपने पेंक्रियाज को निकाल दिया गया हो, या पॉलीसिस्टिक पेंक्रियाज हो, कोई भी बीमारी का पेंक्रियाज की हो, तो ये हमारी डायबिटीज हो सकती है। जो डायबिटीज 2 होती है वो अधिकतर फैटी पर्सन के अंदर, ओवर एज पर्सन के अंदर, बिल्कुल सेडेंटरी हैबिट वाले पर्सन में पाई जाती है। करीब 30 से 40% केसेज ऐसी केसेज में पाए जाते हैं। पर बहुत सारे और कारण भी होते हैं, जिसमें हेरिडिटी भी एक कारण होता है, जिसमें कंजेनिटल एक कारण होता है, जो कि मेजर रोल प्ले करता है। तो उन बातों की भी संभावनाएं होती हैं। डायबिटीज 2 या तीसरा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है कि प्रेगनेंसी में आप कंट्रोल रखेंगे तो संभावनाएं होती है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। वैसे आप सभी जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, परंतु मैं मेजर सिम्टम्स आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अधिकता हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम रात को एक ही बार पेशाब जाते हैं, परंतु डायबिटीज वाले पेशेंट को 2 या 3 बार पेशाब रात को जाना पड़ सकता है। बार बार उसको भूख लग सकती है, खाना खाने के बाद भी ज़्यादा खाने की मात्रा की इच्छा होती है, अब बार प्यास भी लगती है, ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम हर एक में मिले। जो डायबिटिक 1 होता है उसमें ये सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं, और डायबिटिक 2 में जरूरी नहीं है कि पूरे सिम्टम मिले, क्योंकि डायबिटिक 2 स्लो डेवलप होती है, जबकि डायबिटिक 1 काफ़ी फास्ट डेवलप होती है, 1, 2, 3, 6 महीने में ही डेवलप हो जाती है। डायबिटिक 2 में तो ये धीरे धीरे डेवलप होती है, तो कई बार ये सिम्टम्स नो करके मरीज दूसरे सिम्टम्स लेकर के हमारे सामने आ सकता है। जैसे कि उसको हार्ट की बीमारी लेकर के आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर लेकर के आ सकता है, किडनी की खराबी लेके आ सकता है, पाँव के अंदर कंपनी हो, पाँव में कमजोरी फील हो रही हो, या उसको सेंसेशन खराब हो रही हो, या नमनेस हो रही हो, या ऐसे घाव हो गए हो जो पूरा घाव हील नहीं हो पा रहे हो, तो संभावनाएं होती है कि वो उसको डायबिटीज की हो सकती है। कारण बहुत सारे दूसरे भी हो सकते हैं, परंतु उस समय ध्यान रखना चाहिए जो ओल्ड एज पर्सन हो, बड़े एज की उम्र के पर्सन हो, उनमें सिम्टम्स आ रहे हों, तो उस समय डायबिटीज चेक करना उनका बहुत जरूरी होता है। तो ये काज हमको जान लिए, सिम्टम्स हमने जान लिए, तो हम ये समझना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट तो हमको शुरू में बताया मैंने, कोई भी हो सकता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक, कोई सा भी हो सकता है। परंतु मेरे ओपिनियन में एलोपैथिक इलाज का काफ़ी सही लगता है, जिसके अंदर कि हम सही मात्रा के अंदर सही खुराक ले सकते हैं, अब पूरा मेजरमेंट हम कर सकते हैं। इसकी दवाइयाँ सारी आप समझ सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मुझे एक दवाओं के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायबिटिक 1 में इंसुलिन की मात्रा की जरूरत होती है, डायबिटिक 2 के अंदर वो दवाएं देनी पड़ती है जिसके अंदर की सेल जो आपको होती है वो एक्टिविटी को बढ़ा दे, सेल के रिसेप्शन को बढ़ा दे और कर दे। इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए डायबिटिक 2 को प्रिवेंट करना
बहुत इजी होता है। डायबिटिक 1 को हम प्रिवेंट करना संभव कम होता है। तो डायबिटिक 2 को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम हमारी शरीर की वजन को हम कंट्रोल में रखें, हमारी डाइट को हम कंट्रोल में रखें, एक्टिविटी को बनाए रखें, न्यूट्रिशन को सही ढंग से रखें, तो हम संभावना है कि डायबिटीज को हम रोक सकें। जो डायबिटीज जिन लोगों को होती है वो समझ पाते हैं कि ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हो जाएगी ठीक, लापरवाह हो जाते हैं। परंतु वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लापरवाह बने, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उन कॉम्प्लिकेशन के कारण कभी कभी आदमी की जान तक चली जाती है, इसलिए इसमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं होती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ये जानना आपको जरूरी है कि डायबिटिक के अंदर जो डायबिटिक टाइप 1 होते हैं उसमें कीटो एसिडोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जो काफ़ी सीरियस होती है। उसमें आदमी उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बेहोशी आना, कन्वल्शन आना, दौरे पड़ना वगैरह हो जाते हैं, पेट में दर्द होना होता है। तो ध्यान रखेंगे अगर कभी डायबिटीज है और कोई सिम्टम चालू हो गए हैं तो हो सकता है तो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हो। परंतु जो डायबिटिक 2 होती है उसमें भी हाइपर ऑस्मोलर कॉमन हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, वही कमजोरी फील होना, थकान होना, चक्कर आना वगैरह हो सकता है। तो उसमें ध्यान रखें इस बात का। इसके अलावा हम अगर कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी दवा हम लेते हैं तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में हो सकते हैं, वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर की ब्लड शुगर की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है वो ज़्यादा खराब हो सकती है ज़्यादा ब्लड शुगर की मात्रा के कंपेरिजन के अंदर। इसलिए ब्लड शुगर की मात्रा कम ना हो उसके लिए भी अपन को बराबर ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए। फिर भी होती है तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको उस समय घबराहट होती है, पसीने आती हैं, अनइजीनेस होती है, चक्कर सा आता है, बेहोशी आती है, कमजोरी आती है वगैरह वगैरह, आपको फीलिंग चालू हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत प्रभाव से अपना ब्लड शुगर चेक करके ब्लड शुगर की मात्रा आपको ले लेनी चाहिए। ब्लड शुगर आपको खा लेना, ग्लूकोज आपको खा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो कंसल्ट डॉक्टर को कर लेना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं, दोनों कॉम्प्लिकेशन में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन और होता है जो कि आपको ध्यान रखने क्या होता है, वो होता है हमारी आंखों का। आंखों में भी हमारी रेत में रोशनी कम हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, रेटिनल डायबिटिक हो जाती है, रेटिनल डायबिटिक हो जाती है, इसके अंदर हमारी रोशनी चली जाती है, ट्रीटमेंट करना काफ़ी मुश्किल सा होता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई आदमी सिम्टम्स लेके आता है कि मेरी आंखों से कम भी दिख रहा है तो संभावना बनती है कि उसको डायबिटीज हो। ओल्ड एज पर्सन में तो अगर जरूर चेक करना चाहिए कि डायबिटीज तो नहीं है, अगर उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो इस बात का ध्यान रखना जरूर होता है। बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन में बताएं आपको, ये आपके हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक कर सकता है, आपकी किडनी के अंदर किडनी बीमारी कर सकता है, आपके सेक्सुअल पावर को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, आपको लकवे की बीमारी हो सकती है, पाँव में सुन्नपन हो सकता है, घाव हो सकते हैं जो जल्दी जल्दी भरे नहीं, दिक्कत नहीं हो सकती, स्किन के ऊपर बीमारी होती है, बार बार खुजली हो सकती है, और अन्य बीमारियां भी आपको हो सकती है। दूसरी बीमारियां भी इसके ऊपर इफेक्ट कर सकती है, जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा हो, हाइपरथायराइडिज्म हो रहा हो, और आपको किडनी की कोई बीमारी हो रही हो, किसी प्रकार की आपकी खूब सारी दवाइयाँ आप कोर्टिकोस्टेरॉइड खा रहे हो तो वो भी आपको डायबिटीज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी हैबिट्स बदल जाती है तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मल ब्लड शुगर क्या होता है। ब्लड शुगर फास्टिंग में अगर आपका नॉर्मल शुगर 60 to 100 रहता है, 110 तक रहता है तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं, परंतु 100 से 126 तक रहता है तो वो लाइबल टू डायबिटीज होता है, और मोर देन 126 होता है तो वो पक्की डायबिटीज आपको होती है। ये आपको फास्टिंग में होता है। अगर खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल आपका 200 को क्रॉस कर जाता है तो डायबिटीज आपको पक्की है, और 160 से 200 तक रहता है तो आपको डायबिटीज होने की संभावनाएं होती है। HbA1c अगर होता है तो उसके अंदर जो 4 to 5.4 तक परसेंटेज होती है तो नॉर्मल डायबिटिक होती है। अब 5.6 से 6.4 तक होता है तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। अब मोर देन 6.4 होता है तो उसमें डायबिटीज पक्की होती है। तो ये नॉर्मल रेंज डायबिटीज की होती है फास्टिंग खाने के बाद, और HbA1c जो कि आपको 3 महीने का एवरेज बताता है, इसलिए ये लेवल आप बार बार चेक करता रहें, और जिससे कि आप अपने आप को डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन, इन ट्रीटमेंट, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर डायबिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा
बीमारी हर घर में पाई जाने लगी है। करीब करीब हम देखते हैं कि ये बीमारी होने से हमारी इकोनॉमिक स्टेटस पर भी फर्क पड़ता है, हमारे काम करने की क्षमता पे भी फर्क पड़ता है, हमारे पे नहीं फर्क पड़ता, राष्ट्र पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए हमारी अब जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सब मिलकर के डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पे क्लिक करें। कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे यूट्यूब में डाल के पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको समय पे जवाब दे पाऊंगा, आपकी क्वारी को ठीक कर पाऊंगा। धन्यवाद।